नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राजस्थान को लेकर 1-2 दिन में होगा फैसला। गहलोत से पहले सोनिया से मिलने पहुंचे केसी वेणुगोपाल, बोले जल्द सुलझेगा विवाद। सबूतों में मेयर सौम्या गुर्जर दोषी करार। बर्खास्त होने के मामले में खंगाली 40 पेज की न्यायिक जांच रिपोर्ट। जयपुर ईट्स का 2 साल लंबा इंतजार हुआ खत्म। अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव की आज से होगी शुरुआत। डांस के साथ देश के प्रसिद्ध गायकों का ले सकेंगे स्वाद। अजमेर में एक्सप्लोसिव कारोबारी के घर लूट का मामला। नेपाल बॉर्डर पर चल रही नौकर की तलाश। दूसरे आरोपी की हुई पहचान। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 25 लाख का सोना तस्कर नी बैंड में छिपाकर लाया था सोना। पेस्ट फॉर्म में लाया गया था गोल्ड। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस संगठन महासचिव केशु वेणुगोपाल ने कहा कि 1-2 दिन के अंदर राजस्थान का मामला सुलझ जाएगा। केरल से दिल्ली लौटे वेणुगोपाल सुबह सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि विवाद का निपटारा जल्द हो जाएगा। इधर अब से कुछ देर में अशोक गहलोत भी 10 जनपद के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी आज राजस्थान विवाद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सियासी रोल पर बड़ा फैसला सुना सकती हैं। इसके पीछे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव का नामांकन है। सोनिया गहलोत की मीटिंग के दौरान कांग्रेस अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष AK एटॉर्नी भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के बागी तेवरों के बाद सोनिया गांधी पूरे घटनाक्रम पर नाराज हैं। विधायक दल की बैठक के बहिष्कार और गहलोत के समर्थक मंत्रियों के बयानों को ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में हाईकमान के आदेशों का उल्लंघन और गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी होने के बाद अब गहलोत भी पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। गहलोत खेमा प्रभारी अजय माकन पर पक्षपात करने और सचिन पायलट को फेवर करने का खुलेआम आरोप लग चुका है। गहलोत राजस्थान में सीएम रहेंगे या उन्हें अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन कराया जाएगा, इन दोनों पर फैसला होगा। राजस्थान में 4 दिन से चल रहे विवाद के बाद अशोक गहलोत को लेकर हाईकमान के नेताओं में बना प्रशिक्षण काफी कुछ बदला है। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत को अगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया गया तो सोनिया गांधी उन्हें इस्तीफा देने को कहेंगी। गहलोत की सोनिया गांधी से पिछली मुलाकात के दौरान भी अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हो चुकी है। उस समय गहलोत ने अध्यक्ष पद के चुनाव पर राहुल गांधी को आखिरी बार मनाने के बाद फिर फैसला करने की बात कही थी। बीजेपी बोर्ड वाले ग्रेटर नगर निगम में आयुक्त से कथित हाथापाई के मामले में बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को जिससे न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है, उसमें महापौर के खिलाफ शरीयत के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिले हैं। परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है कि महापौर और पार्षदों के बीच मस्तिष्कों का पूर्व मिलन था, यानी ये सब करने की प्लानिंग थी। वहीं 40 पेज की न्यायिक जांच रिपोर्ट खंगाली गई। बता दें कि 4 जून 2021 को तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव ने मेयर सौम्या गुर्जर और अन्य पार्षदों पर एक बैठक में मारपीट और धक्का मुक्की का आरोप लगाया। इस पर 6 जून 2021 को सरकार की जांच रिपोर्ट में दोषी मानकर मेयर और तीनों पार्षदों को निलंबित कर दिया गया। हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद 1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन ऑर्डर पर स्टे दे दिया। 11 अगस्त को सौम्या और 3 अन्य पार्षदों के खिलाफ न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई और इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। 209 दिन बाद आखिरकार शील धबाई को फिर से मेयर की कुर्सी मिल गई है। धबाई ने सबसे पहले कुर्सी को प्रमाण भी किया है और 8 माह बाद फिर से ग्रेटर मेयर का पदभार संभाल लिया है। इस दौरान सिर्फ भाजपा विधायक कालीचरण सराफ और 22 पार्षद की शीलदा भाई को बधाई देने पहुंचे। इसके अलावा उनके परिजन तथा वार्ड के कार्यकर्ता ही नजर आए। धबाई ग्रेटर निगम में 239 दिनों तक कार्यवाहक मेयर रही और गत 2 फरवरी को सौम्या गुर्जर के पक्ष में फैसला आने पर पद छोड़ा था। भाजपा ने भले ही शील धबाई को मेयर बनाने में रुचि नहीं ली हो, लेकिन कांग्रेस सरकार ने दूसरी बार धबाई को मेयर की कमान दी है। जयपुराइट्स का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। 2 साल बाद अभिव्यक्ति का गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थानी रंग के साथ गुजरात की खूबसूरत परंपरा को हजारों लोग एक साथ निभाते हुए नजर आएंगे। आज शाम 6:30 बजे मानसरोवर के VT रोड हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड पर पारंपरिक गरबा की ताल पर अहमदाबाद के रंग मिलन ग्रुप के कोरियोग्राफर की 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद
1906 पार्टिसिपेट परफॉर्म करेंगे। उनके साथ आम आदमी भी जनरल ग्राउंड में गरबा खेल सकेंगे। इस बार गरबा महोत्सव में 2,60,000 वाट का म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। वहीं मारवा थीम पर सजावट की गई है। वहीं इस बार इंदौर से भुट्टे का किस, गराई उसल, पोहा और सूबेदान की खिचड़ी, बनारस से बनारसी कचौड़ी, सब्जी, टमाटर चाट, लोग लता बनारसी पान, दिल्ली से पराठा, गली से खड़ी पराठा, पापड़ पराठा, कुरमल और मोहनलाल की कुल्फी, मराठावाड़ा से भाकर, खानदेनी ढेचा और उगू के लहू, बादाम कुल्फी, मारिया और दक्षिण भारत से कई प्रकार के डोसे, इडली सांभर, लखनऊ से बास्केट चाट, टिक्की, पापड़ी और नासिक से मसल पाव, मांडवी के गोल्ड टी और स्पोर्टेड बॉय, गुडवर आयुर्वेदिक, होटाबेली बिहार में लिट्टी चोखा, पूड़े से कट बड़ा और जम्मू से पूड़ी बनाकर खड़े आलू की थाली, कोलकाता से चील दही भल्ले, मूढ़ी, छेला, टिक्की आदि रहेंगे। बता दें कि गरबा महोत्सव में शामिल होने के लिए फैमिली पास की कीमत 400 रुपए है, जबकि कपल पास की कीमत 250 रुपए है। वीटी रोड मानसरोवर में मेन्यू पर 3 टिकट काउंटर होंगे, जबकि ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए पेटीएम, इनसाइड कैश के जरिए भी टिकटिंग की जा सकती है। अजमेर में कारोबारी अनिल जिंदल के घर पर लूट के मामले में 8 दिन बाद पुलिस के हाथ सफलता लगी है। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी नौकर कृष्णा के नेपाल के साथी रमेश की भी पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस ने रमेश के परिजनों से उसके बारे में पूछताछ की है। रमेश भी नेपाल मूल का है और वारदात में शामिल था। जिला पुलिस की टीम आरोपी की तलाश भारत नेपाल बॉर्डर इलाके में कर रही है। पुलिस ने लखनऊ के रक्सौल और गोरखपुर में जाल बिछाया है। इसके साथ ही जिला पुलिस जयपुर पुलिस से भी फीडबैक ले रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी कृष्णा को कारोबारी जिंदल के घर पर नौकरी रमेश की सिफारिश पर दी गई थी। रमेश ईएनटी हॉस्पिटल में कुछ समय पहले ही चौकीदार के तौर पर काम करने लगा था। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद से रमेश भी फरार है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर माना जा रहा है कि आरोपी कृष्णा के साथ रमेश और एक अन्य युवक वारदात में शामिल थे। पुलिस के अनुसार जिंदल के घर वारदात करने वाले नेपाली मूल के तीनों युवक नेपाल भागने की फिराक में बॉर्डर इलाके में ही कहीं छिपे हुए हैं। यूपी पुलिस की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश पुलिस टीम कर रही है। जयपुर के करणी विहार थाना अंतर्गत गत मई में एग्रीकल्चर व्यापारी मैथिली शरण शर्मा के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा था। शर्मा के यहां नेपाली नौकर ने नेपाल निवासी अन्य साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। जयपुर पुलिस को उक्त मामले में तपेंद्र नेपाली व संतोष नेपाली सहित 14 आरोपियों की तलाश है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज कस्टम अधिकारियों ने एक युवक को 25 लाख रुपए के गोल्ड के साथ पकड़ा है। गोल्ड तस्कर शाहजहां से एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट उतरा था। आरोपी ने बी ग्रेड में लिक्विड फॉर्म में गोल्ड छिपा रखा था। शक होने पर कस्टम अधिकारियों ने युवक से पूछताछ की तो उसने पहले गोल्ड होने से मना किया, लेकिन जब कस्टम अधिकारियों ने उसकी जांच की तो नी बैंड में गोल्ड लिक्विड फॉर्म में मिला है। गोल्ड को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कस्टम अधिकारी को कहना है कि आरोपी राजस्थान में सीकर का रहने वाला है। वह शारजहां से एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर आया था। युवक को गोल्ड तस्करों ने टू बनाकर भेजा था। युवक को भी गोल्ड को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने गोल्ड पकड़ा हो। इससे पहले भी तस्कर अलग अलग तरीकों से अवैध गोल्ड को लाते हुए पकड़े गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट वर्तमान साल में ही करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का गोल्ड पकड़ा जा चुका है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद एक
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान समेत देश भर में हृदय रोगी की संख्या में इजाफा हो रहा है। अमूमन ये धारणा है कि ये बीमारी 55 साल या उससे ज्यादा एज ग्रुप में ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी यूथ या मिडिल एज ग्रुप में ये बीमारी देखने को मिली है, लेकिन इन दिनों हेल्दी या फिट बॉडी वाले यूथ में हार्ट अटैक के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं, जो सभी को चौंका रहे हैं। इसके पीछे कारण बड़ा माना जा रहा है जो सामने आया है, वह है स्टेरॉइड और फूड सप्लीमेंट्स। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक माहेश्वरी की माने तो यूथ में अचानक जिम करते हुए या दौड़ लगाते हुए हार्ट अटैक आना और कुछ देर में डेथ हो जाने के केस देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी यूथ में इस तरह के केस आते थे, लेकिन अब ये है कि पहले से ज्यादा डिटेक्ट होने लगे हैं। लेकिन ये क्यों आते हैं, इसके पीछे एक बड़ा कारण मेंटली स्ट्रेस है। उन्होंने बताया कि आज जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसमें यूथ में करियर और जॉब को लेकर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मेंटली प्रेशर के चलते यूथ में स्ट्रोक के केस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि यूथ में इन दोनों जो मस्कुलर बॉडी बनाने का क्रेज बढ़ा है, ये उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अच्छी खासी बॉडी बनाने के लिए यूथ जिम इंस्ट्रक्टर के लिए स्टेरॉइड और फूड सप्लीमेंट ले रहा है, जो कि क्लिनिकल अप्रूव्ड नहीं होते हैं और ह्यूमन बॉडी को फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण भी यूथ में तेजी से हार्ट के केस बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वायरस के बाद लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण हार्ट के केस सामने आ रहे हैं। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना पुलिस ने दामड़ी रोड पर पत्थरों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। मामले में खनन विभाग की ओर से जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। दोवड़ा थाना अधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि एसपी राशि डोगरा डूडी की ओर से अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत दामड़ी रोड पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान टीम को पत्थरों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां आती हुई दिखाई दी। दोनों में पत्थर भरे हुए थे और सही कागज नहीं दिख पाए, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को जब्त कर लिया। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने में रखवाया है। वहीं पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने को लेकर खनन विभाग को सूचना दे दी गई। खनन विभाग की ओर से दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। माउंट आबू में नौकायन के ठेके की लंबी प्रक्रिया के बाद देर शाम टेक्निकल बिड ऑनलाइन खोली गई। टेक्निकल बिड के तहत 3 निविदा दाताओं की ओर से दी गई निविदा सामने आई है। इसमें रिद्धि सिद्धि एसोसिएट उदयपुर, कोरल एसोसिएट उदयपुर और विनायक ट्रेडिंग कंपनी जोधपुर से निविदा दी गई है। इस बिड को कलेक्ट्रेट की ओर से अधिकृत जिला कोषाधिकारी अलका सिंह राव को भेजी गई। उनकी ओर से स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अग्रिम कार्रवाई में तीनों निविदा दाताओं की योग्यता और अयोग्यता पर बोट हाउस ठेके के लिए गठित की गई समिति की बैठक में जांच की जाएगी। गठित कमेटी में जिला कोषाधिकारी अलका सिंह राव, नगर पालिका आयुक्त शिवपाल राज पुरोहित, सहायक अभियंता, राजस्व प्रभारी और अकाउंटेंट हैं। समिति की ओर से टेक्निकल बिड के तहत समस्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद योग्य पाए जाने वाले पर निविदा दाताओं के आगे कार्रवाई होगी। जो अयोग्य पाया जाएगा उसके फर्म ठेके की दौड़ से खुद ही बाहर हो जाएंगे। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि नकी नौकायान का इतना बड़ा ठेका होने जा रहा है, लेकिन इससे संबंधित बोर्ड के सदस्यों को कोई जानकारी नहीं है और जब जानकारी के लिए पालिका आयुक्त को फोन किया जाता है तो वह फोन नहीं उठाते। नगर पालिका की बैठक भी आयोजित नहीं होती है और बार बार कहने पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गहलोत सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इसका अगर दूसरा मतलब निकाला जाए तो अशोक गहलोत अगले कांग्रेस अध्यक्ष हो सकते हैं। इससे पहले अशोक गहलोत के करीबियों ने राजस्थान में बगावत छेड़ दी थी। जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आई तो गहलोत समर्थक कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अशोक गहलोत आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए गहलोत की तरफ से एक बड़ी शर्त रखी जाएगी। गहलोत चाहते हैं कि उनके विश्वस्त 102 विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए गहलोत किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। यानी अगर आलाकमान ने सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगाई तो राजस्थान में फिर बगावत देखने को मिल सकती है। अब सोनिया गांधी को यह फैसला लेना है कि वह अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस में रखना चाहती हैं या फिर नहीं। सूत्रों के मुताबिक गहलोत गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, इसीलिए उम्मीद कम है कि उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन
ऑप्शन हो, लेकिन गहलोत की जो शर्त है उसे लेकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थक विधायक लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे में अगर गहलोत के किसी करीबी को सीएम की कुर्सी दी जाती है तो राजस्थान कांग्रेस में मचा बवाल हो सकता है। पायलट पहले ही नाराज चल रहे हैं, इसीलिए अब पार्टी किसी भी हाल में उन्हें निराश नहीं करना चाहेगी। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम के एक नए स्वरूप में आने के बाद यहां अब 2 दशक बाद क्रिकेट का नया अध्याय शुरू होने वाला है। 30 सितंबर से यहां लीजेंड लीग क्रिकेट के दूसरे संस्करण के 3 दिवसीय मैच होंगे। इसके लिए आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने 28 सितंबर को आरसीए सदस्यों और जेडी के अधिकारियों के साथ स्टेडियम का जायजा लिया। इस मैच को खेलने के लिए क्रिकेटरों का जोधपुर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज 28 सितंबर को वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, पार्थिव पटेल और श्रीसंत सहित कई खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हैं। इन मैचों को लेकर शहरवासियों और खासकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लीजेंड लीग क्रिकेट मैचों से 28 सितंबर को आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बरकतुल्ला खान स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां स्टेडियम में पेविलियन, एंट्री, निकासी, ग्राउंड सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ आरसीए के पदाधिकारी, मैच आयोजक और जेडी अधिकारी भी थे। वैभव गहलोत ने बताया कि स्टेडियम क्रिकेट लीग के लिए पूरी तैयार है। इस टूर्नामेंट के बाद आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं मैच में आयोजक, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक आयोजित कर मैच में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बरकतुल्ला खान स्टेडियम की लीजेंड लीग क्रिकेट के दूसरे संस्करण के लिए 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने वाले 3 मैचों के आयोजन के लिए मेजबान के तौर पर चुना गया है। इनमें पहला मैच 30 सितंबर को, दूसरा मैच 1 अक्टूबर को और तीसरा मैच 2 अक्टूबर को होगा। इसमें लीग की शीर्ष 2 टीमों के बीच क्वालीफाई मैच 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। क्वालीफायर मैच 2 का मैच विजेता फाइनल में प्रवेश करेगा, जो 5 अक्टूबर को खेला जाना है। वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी वाली गुजरात जायंट्स टीम और इरफान पठान की भिलवाड़ा किंग्स 30 सितंबर को बरकतुल्ला खान स्टेडियम पर पहली बार आमने सामने होंगी। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के रावतभाटा में स्थित परमाणु बिजली घर की तीसरी इकाई को बंद करने का फैसला लिया गया है। ये इकाई करीब 600 दिन के लिए बंद होगी। यहाँ 220 मेगावाट क्षमता की तीसरी इकाई में फीडर रिप्लेसमेंट के लिए कार्य चलेगा। इस इकाई को नया जीवन दान देने के लिए फीडर रिप्लेसमेंट का कार्य अक्टूबर में किया जाएगा। ये इकाइयां निर्धारित क्षमता और निर्धारित उम्र के लिए होती हैं। लगातार बिजली उत्पादन करने से फीडर का कार्य क्षमता कम हो जाता है। रावतभाटा केंद्र के निदेशक एसडी पारसवार ने बताया कि बिजली घर की तीसरी यूनिट को बंद कर उसे नया जीवन दान देने का काम किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय ऊर्जा निगम की ओर से 330 करोड़ रुपए की राशि का खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तीसरी इकाई का फीडर रिप्लेसमेंट कार्य वर्ष 2021 में किया जाना था, लेकिन कोरोना काल के चलते उपकरणों की सप्लाई समय पर नहीं हुई। इस कारण बीच बीच में बंद कर इसे बिजली उत्पादन किया जाता रहा, लेकिन अब व्यवस्था सुचारू होने के बाद इसे बंद कर नया जीवन दान देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी दीपावली पर्व पर बिजली मांग को देखते हुए इकाई को कुछ दिन और चलाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुंबई मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। जैसा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रावतभाटा के परमाणु बिजली घर की तीसरी इकाई ने बिजली संकट में भरपूर सहयोग किया। ये इकाई पिछले द्विवार्षिक रखरखाव के बाद 28 अगस्त 2016 से लगातार चल रही थी। इस इकाई ने लगातार 770 दिन बिजली उत्पादन कर इकाई 5 के 765 दिनों के पिछले रिकॉर्ड से आगे निकलते हुए नाभिकीय ऊर्जा निगम में दूसरा स्थान बना लिया है। इकाई 3 के लगातार 2 वर्षों से भी ज्यादा समय तक चलने से नाभिकीय ऊर्जा निगम का एक द्विवार्षिक
शटडाउन से अगले द्विवार्षिक शटडाउन तक लगातार प्रचलन का सपना फिर एक बार साकार हो जाएगा। 1998 वो साल था जब कांग्रेस भारी बहुमत से राजस्थान में जीत हासिल कर चुकी थी। उस वक्त पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता परमसराम मदेड़ा का बोलबाला था। सबको यकीन था कि सीएम का पद मदेड़ा ही संभालेंगे, लेकिन अगली सुबह दिल्ली से आलाकमान ने मदेड़ा की अगली जगह मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत का नाम फाइनल कर दिया। राजस्थान में चल रही राजनीतिक संग्राम के बीच कांग्रेस विधायक दिव्या मदेड़ा ने 1998 के उस समय को याद करते हुए कहा कि साल 1998 में भी एक लाइन का फैसला आया था और हमने माना था कि 2008 का फैसला भी डॉक्टर सीपी जोशी जी और पूरे ब्राह्मण समुदाय के पक्ष में नहीं था। 2018 में भी सचिन पायलट जी और पूरे गुर्जर समुदाय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन हर दशक में सभी ने इसे स्वीकार किया। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचातान हो रही है। इसके बीच एक तरफ जहां कांग्रेस की युवा विधायक दिव्या मदेड़ा ने सचिन पायलट का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के करीबी मंत्रियों पर हमला बोलते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों की ओर से पार्टी विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव के लिए शर्त रखना अनुशासनहीनता थी। दिव्या मदेड़ा ने सचिन पायलट को एक युवा चेहरा बताते हुए कहा कि जनता में उनकी लोकप्रियता है, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान का ही होगा। वह जो भी फैसला करेंगे मैं उनके साथ हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति मेरी निष्ठा पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। दिव्या मदेड़ा जोधपुर के ओसिया विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर से ही आते हैं। दिव्या को छोड़कर जोधपुर के सभी कांग्रेस विधायक गहलोत के साथ हैं। दिव्या का कहना है कि इससे पहले भी कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक अलग अलग विधायकों के साथ हुई, लेकिन ग्रुप में कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि साल 2018 में अविनाश पांडे और केसी वेणुगोपाल ने सभी विधायकों से अलग अलग मुलाकात की थी। उस समय किसी ने भी उन पर विधायकों के समूह से मिलने का दबाव नहीं डाला था। पूरे देश में हर साल महात्मा गांधी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष महात्मा गांधी की जयंती पर रविवार का दिन है। इस वजह से राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है। राजस्थान के बीकानेर शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी जयंती पर प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूल खोले रखने का निर्देश दिया है। शिक्षा निर्देशक गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी करते हुए लिखा कि 2 अक्टूबर को रविवार है, लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। इस वजह से गांधी जयंती के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल आवश्यक रूप से खुले रहेंगे। 2 अक्टूबर को रविवार को स्कूल में 11 बजे एक साथ एक ही समय पर गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कर गांधी की 3 प्रार्थनाओं को सामूहिक गायन कराया जाएगा। गांधी जयंती पर यह कार्यक्रम राज्य और राज्य के सभी जिला ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह कुंतल ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा आदेश प्राप्त हुए हैं कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर रविवार को जिले के सभी ब्लॉक स्तर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। इन सभी स्कूलों में 11 बजे एक साथ गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में एक साथ एक ही समय वैष्णव जन दे दी हमें आजादी और धर्म यो ही है का एक सच्चा गायन किया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर नगर निगम में शहर की सफाई व्यवस्था का ठेका एक कंपनी को दिया गया है। कंपनी ने लगभग 3 महीने से शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रखी है। जब से कंपनी ने शहर में सफाई व्यवस्था को संभाला है तभी से कंपनी का विरोध शुरू हो गया है। कभी नगर निगम के पार्षद कंपनी का विरोध करते हैं तो कभी सफाई कर्मचारियों का विरोध नगर निगम के अधिकारियों को और अपनी कंपनी के जिम्मेदारों को झेलना पड़ता है। इस बार कंपनी में अस्थायी कार्य ट्रैक्टर ट्रॉली में कूड़ा भर कर ले जाने वाले कर्मचारियों और ऑटो टिपर चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है। शहर की गंदी किसी भी को नजर नहीं आती है। गंदगी से बीमारियों के फैलने की आशंका से आम पब्लिक परेशान है। सफाई की व्यवस्था संभाल रही कंपनी को शुरू से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के आते ही सफाई कर्मियों ने हड़ताल की थी और उस समय भी शहर में कचरे के ढेर लगे थे, लेकिन 3 महीने बाद फिर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। अब फिर से शहर में गंदगी के ढेर लग रहे हैं। कर्मचारी और कंपनी की आपसी खींचातान में शहरवासियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड है। बीजेपी के पार्षदों ने 21 तारीख को आयोजित होने वाली बोर्ड की बैठक का बहिष्कार भी किया था। बीजेपी के द्वारा पहले भी नगर निगम गेट के सामने सद्बुद्धि यज्ञ किया गया था कि नगर निगम
निगम के मेयर और आयुक्त सहित नगर निगम के कर्मचारियों को भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि शहर की गंदगी से जो लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं उससे उन्हें राहत मिले। हालांकि अभी तक सफाई व्यवस्था सुधारने का कोई हल नहीं निकाला गया है। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच और दीपावली से पहले अशोक गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को डीए बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनधारियों का देय महंगाई राहत की दर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप 4% की वृद्धि करने की घोषणा की है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि अब 1 जुलाई 2022 से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 38% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर देय होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर देय होगी। इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार घोषणा पहले करती है, लेकिन इसका अमल काफी समय बाद होता है, जबकि हमारी सरकार घोषणा के साथ बढ़ी हुई राशि का अविलंब वितरण भी करती है। कर्मचारी हित में की गई आज की घोषणा को लागू करने में राज्य कोष से 1096 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय होगा। एक सरकारी बयान के अनुसार पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। गहलोत के इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4,40,000 पेंशनधारियों को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लगभग राज्य कर्मचारियों को, पेंशनधारियों के अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।